डियर स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उसका नाम था न्याय, जस्टिस। ठीक है, तो न्याय की अवधारणा हमने पढ़ी थी कि न्याय को जो है धर्म से जोड़ा जाता है, और प्लेटो जैसे जो विद्वान हैं वो न्याय को जो है व्यक्ति की आंतरिक वस्तु मानते हैं। ठीक है, यानी आंतरिक गुण माना जाता है। तो हमने बात कर ली थी, तो हम उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ रहे हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो कौन थे? ग्रीक नागरिक थे, यूनानी नागरिक थे। उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत में क्या बताया था? प्लेटो का न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं उसको हम पढ़ रहे थे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पहली विशेषता पढ़ी थी कि प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है। न्याय के दो रूप मानता है। कौन कौन से दो रूप मानता है? नंबर एक, व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। तो एक नंबर का प्रश्न बन सकता है इसका कि प्लेटो के अनुसार न्याय के कितने रूप होते हैं। तो प्लेटो दो प्रकार न्याय के दो रूप मानता है, एक तो व्यक्तिगत न्याय, इंडिविजुअल जस्टिस, व्यक्तिगत न्याय, और एक सामाजिक न्याय या राज्य संबंधी न्याय। ठीक है, तो ये न्याय के दो रूप बताता है। अब इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब दूसरी बात जो प्लेटो मान के चलता है कि प्लेटो मानता है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व, तो जैसे कि प्लेटो कहता है कि न्याय व्यक्ति की आंतरिक वस्तु है। न्याय व्यक्ति का एक व्यक्तिगत गुण होता है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग न्याय होता है क्योंकि उसका व्यक्तिगत गुण है। व्यक्तिगत गुण जैसे हम कहते हैं, कोई क्रोधी होता है, किसी को गुस्सा आता है, कोई शांतिप्रिय होता है, कोई झगड़ालू होता है। ठीक है, कोई दूसरे पर दया करने वाला होता है, दयालु होता है। तो ये जिस तरह अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गुण है, वैसे अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग न्याय की प्रकृति होती है। तो वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में, मानवीय आत्मा में तीन तत्व मौजूद होते हैं। ये तीन तत्व कौन कौन से होते हैं ये मान के चलता है, प्लेटो मान के चलता है कि ये तीन तत्व कौन कौन से। एक होता है, पहला तत्व होता है बुद्धि। ठीक है, पहला कौन सा तत्व? बुद्धि। दूसरा जो तत्व है वो मानवीय आत्मा का, वो कहलाता है शौर्य। शौर्य यानी होता है वीरता। हर व्यक्ति में वीरता की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कोई डरपोक होते हैं तो कोई वीर होते हैं। ठीक है, और बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। और तीसरा जो तत्व होता है वो होता है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। तृष्णा यानी इच्छा। देखिए, प्लेटो मान के चलता है कि हर व्यक्ति में तीन गुण होते हैं। हर व्यक्ति के मानवीय आत्मा में तीन तत्व होते हैं, लेकिन किसी में किसी चीज की अधिकता होती है और किसी में किसी चीज की अधिकता। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, कोई शांतिपूर्ण होते हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गुण ज्यादा है? अगर लड़ाई का गुण ज्यादा है तो वो लड़ता ही रहेगा। अगर दयालु प्रवृत्ति का है तो वो हमेशा सब पे दया करेगा। तो गुण सब में थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कौन सा तत्व गुण ज्यादा है उसके आधार पर व्यक्ति का जो है पर्सनालिटी वैसी होती है। उसी प्रकार प्लेटो के अनुसार हर व्यक्ति की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। एक बुद्धि, और दूसरा शौर्य यानी वीरता, और तीसरा तृष्णा यानी इच्छा। ठीक है, अब इन तीनों तत्वों में जो ज़्यादा मजबूत होगा व्यक्ति वैसा ही बनेगा। ठीक है, तो इन तीन तत्वों के आधार पर ही राज्य और समाज के तीन वर्ग स्थापित करता है। राज्य, तीसरी विशेषता, राज्य या समाज के तीन वर्ग। तीन वर्ग। जिस प्रकार व्यक्ति में तीन गुण होते हैं उसी प्रकार राज्य के भी तीन वर्ग होते हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर। ठीक है, अर्थात राज्य व समाज के भी तीन वर्ग स्थापित होते हैं। किसके आधार पर? इन तीनों के आधार, कि जिस व्यक्ति में बुद्धि का अंश सर्वाधिक होगा
यानी जो इंटेलिजेंट होगा, होशियार होगा, जिस व्यक्ति में बुद्धि का जो सर्वाधिक अंश होगा वह क्या बनेगा, वह शासक बनेगा। शासक बनेगा यानी राजा बनेगा, क्योंकि राजा का बुद्धिमान होना जरूरी है। अयोग्य अगर राजा होगा, राजा में बुद्धि नहीं है, बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, तो वो राज्य कभी आगे लंबा नहीं चल सकता। तो जिस व्यक्ति में बुद्धि का गुण अधिक होगा, यानी बुद्धि का अंश अधिक होगा, थोड़े थोड़े अंश तीनों ही होंगे, लेकिन जिस व्यक्ति में बुद्धि का अंश सर्वाधिक होगा वह किस व्यक्ति का किस टाइप का व्यक्ति बनेगा, वो बनेगा आपके राजा। ठीक है। सेकंड जो गुण है, सेकंड गुण कौन सा, शौर्य। शौर्य यानी वीरता। जिस व्यक्ति में शौर्य यानी वीरता का गुण अधिक होगा वो व्यक्ति क्या बनेगा, वो व्यक्ति बनेगा आपके सैनिक, सैनिक या रक्षक पर। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो राजा बनने के लायक है। ठीक है। और जो वीर व्यक्ति है, जिसमें शौर्य का गुण अधिक होगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सैनिक, यानी वो दूसरों की, अन्य लोगों की रक्षा करने का दायित्व उसका होगा। वो दूसरे वर्गों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है भाई। और जिस व्यक्ति में तीसरा जो गुण होगा, कौन सा, तृष्णा या इच्छा का। अब ये तृष्णा या इच्छा किसकी होती है, धन कमाने की इच्छा ज़्यादातर कौन करता है, वो तीसरा वर्ग बनेगा। यानी इंद्रिय तृष्णा की अधिकता होगी, वो बनेगा उत्पादक वर्ग यानी व्यापारी। उत्पादक वर्ग बनेगा, किसान बनेगा, या कोई ना कोई वस्तु का उत्पादन करके, या सहायक वर्ग बनेगा, किसान बनेगा, व्यापारी बनेगा। ठीक है। तो ये सहायक वर्ग बनेगा। तो व्यक्ति, ये हो गया व्यक्तिगत न्याय। यहाँ पर व्यक्तिगत न्याय, व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, 3 तत्व होते हैं, और 3 तत्वों के आधार पर 3 गुण होते हैं। तो ये सामाजिक न्याय, उसी के आधार पर व्यक्ति में, समाज में भी इन गुणों की अधिकता के कम या कमी के आधार पर समाज के भी 3 वर्ग या राज्य के भी 3 वर्ग होते हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से, पहला बुद्धि के आधार पर जो वर्ग बनेगा, यानी जो बुद्धिमान होगा वो राजा या शासक बनने के लायक होगा। जिस व्यक्ति में शौर्य यानी वीरता अधिक होगी, वीर प्रकृति का होगा, तलवार का धनी होगा, वो व्यक्ति क्या बनेगा, सैनिक या रक्षक पर। और जिस व्यक्ति में तृष्णा या इच्छा की मात्रा अधिक होगी, यानी कोई ना कोई काम करने की, कुछ ना कुछ कमाने की, तो वो व्यक्ति उत्पादक वर्ग बनेगा, यानी वो किसान बनेगा, मजदूर बनेगा, या फिर जो व्यापारी बनेगा। तो वो बाकी जो वर्ग हैं वो इस टाइप के होंगे। तो 3 तत्वों के आधार पर, 3 गुणों के आधार पर ही 3 वर्ग मानता है प्लेटो। ठीक है। तो इसमें बुद्धि या जो प्लेटो के अनुसार जिसमें बुद्धि का सर्वाधिक अंश होगा वह शासक बनेगा, जिसमें शौर्य या साहस अधिक होगा वो क्या बनेगा, सैनिक या रक्षक बनेगा। और जिस व्यक्ति में इंद्रिय तृष्णा की अधिकता होगी, यानी इच्छा ज़्यादा होगी कमाने की, कुछ करने की, तो वो व्यक्ति क्या बनेगा, उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग। तो 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग प्लेटो मानता है। ठीक है। अब प्लेटो कहता है कि ये गुण, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसमें वीरता थोड़ी बहुत नहीं होगी। हर व्यक्ति में तीनों गुण होंगे, लेकिन थोड़ी मात्रा में, कुछ ज़्यादा हो देंगे, कुछ थोड़ी मात्रा में होंगे। कोई व्यक्ति बुद्धिमान ज़्यादा होगा तो वो वीर, उसमें वीरता है, तलवार का धनी वो कम होगा। जो व्यक्ति तलवार का धनी होगा वो थोड़ा, उसमें बुद्धि उतनी हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है। तो हर व्यक्ति में तीनों गुणों होते हैं, लेकिन जिस चीज़ की अधिकता होगी उसी के आधार पर वो तीनों वर्ग बनेगा। तो प्लेटो के अनुसार सभी व्यक्तियों में तीनों गुण कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तीनों गुण हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, कुछ अधिक होते हैं तो कुछ की मात्रा कम होती है। परंतु जो गुण प्रधान मात्रा में पाया जाता है, जो गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रधान मात्रा मतलब हो गया अधिक, जो गुण प्रधान मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में होगा, यानी बुद्धि अधिक होगी तो वो राजा बनने के लायक होगा। अगर उसमें वीरता की मात्रा अधिक होगी, शौर्य होगा,
तो दूसरे वर्ग की सेवा करेगा, यानी वो सैनिक बनेगा। और जिस व्यक्ति में कोई ना कोई काम करके पैसा कमाने की इच्छा होगी, यानी तृष्णा होगी, तो वो उत्पादक वर्ग बने। ठीक है, तो इसी प्रकार जो गुण प्रधान मात्रा में पाया जाएगा वह उसी वर्ग की ओर प्रवृत्त होगा, यानी वो वैसा ही बनना चाहेगा। भाई जैसे अगर आपको अध्यापक बनना है तो आप उस लाइन में जाओगे, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप उस लाइन में जाओगे, आपको इंजीनियर बनना है तो आप उस लाइन में शुरुआत चयन करोगे। उसी प्रकार जिस गुण की अधिकता होगी उसी गुण के आधार पर वो उसी वर्ग में जाएगा और वो उसी वर्ग के लायक बनेगा। ठीक है, इसलिए प्लेटो मानता है कि जो गुण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा वह उसी गुण की ओर प्रवृत्त होगा, यानी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार प्लेटो न्याय को जो है आत्मा का सद्गुण मानता है। ठीक है, अब क्या करेगा प्लेटो न्याय का, यहां तो केवल वर्ग बताया। अब प्लेटो की जो चौथी बात है वो ये कहता है कि न्याय क्या है, अपना अपने कार्य क्षेत्र को चयन है, तीनों वर्गों में सामंजस्य, तीनों वर्गों में सामंजस्य। अब समाज में तीनों वर्ग होंगे, लेकिन तीनों वर्गों में सामंजस्य ही न्याय है, अर्थात तीनों वर्गों को अपना अपना काम करना जरूरी है। अगर वो अपने काम से विमुख होता है, जो काम उसे सौंपा गया है, अगर वो काम वो नहीं करता है तो हम कहेंगे कि वो वहाँ पर न्याय नहीं होगा, समाज में वहाँ पर अन्याय होगा। क्योंकि एक सैनिक का दायित्व क्या है, राज्य की सेवा करना। सैनिक का दायित्व क्या है, राज्य की रक्षा करना। जब भी युद्ध या आक्रमण की स्थिति हो देश पर तो उसका काम है देश की रक्षा करना। राजा का कार्य क्या है, प्रजा का भला करना। और व्यापारी का कार्य क्या है, अधिक से अधिक वस्तुएं बनाना, उत्पादन करना और जो है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो तीनों वर्ग जब अपना अपना कार्य करते हैं, प्लेटो के अनुसार जब तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी को प्लेटो ने न्याय कहा है। यानी कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, कोई किसी के मामले में अतिक्रमण नहीं करता। ठीक है, शासक वर्ग अपना काम करेगा, व्यापारी वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक या रक्षक वर्ग अपना काम करेगा। तो जब तीनों वर्ग अपने अपने काम करेंगे तो उसी को प्लेटो ने न्याय कहा है। अब इसके अलावा प्लेटो ने माना है कि तीनों वर्गों में ऐसा नहीं हो एक दूसरे का विरोध हो, बल्कि एक दूसरे में सामंजस्य होना चाहिए। इसी को प्लेटो ने न्याय कहा है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति में तीनों गुणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार न्याय भी समाज में तीनों वर्गों में सामंजस्य से स्थापित होता है। तीनों वर्गों में अगर सामंजस्य होगा, यानी व्यापारी अपना काम करेगा, राजा अपना कार्य करेगा और जो है सैनिक अपना काम करेंगे, तो जब तीनों वर्गों में सामंजस्य होगा तो ही उस स्थिति में समाज में न्याय बना रहेगा। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति में तीनों गुणों का होना आवश्यक है, उसी प्रकार न्याय भी समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसकी आत्मा में विद्यमान है। आत्मा में विद्यमान का मतलब अगर बुद्धि है तो राजा बने, शौर्य है तो जो है अगर शासक आपके सैनिक या रक्षक बने, और तृष्णा इच्छा है तो उत्पादक वर्ग में। तो तीनों वर्गों के आधार पर तीन गुण जो है होने चाहिए। तीनों गुणों के आधार पर तीन वर्ग बनेंगे और सभी वर्ग अपना अपना जब कार्य करेंगे तो उसी को प्लेटो ने न्याय कहा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसकी आत्मा में विद्यमान है। तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करना न्याय है। आगे न बात है, तीनों वर्ग जब अपना अपना कार्य करेंगे तो उसी को प्लेटो ने न्याय कहा है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसकी योग्यता क्या है वो उसके आत्मिक गुण से पता लग जाएगा, और सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, सैनिक को राजा के कार्य में नहीं, राजा को सैनिक के कार्य में नहीं, तो तीनों को अपने अपने कार्यों को करना आवश्यक है। और अगर वो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। ठीक है, वह दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी। ठीक है, तो इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? अगर आपसे पूछा जाए एक पर,
तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है विशेषीकरण के आधार पर, यानी अपने अपने विशेष कार्य करना ही न्याय है। जो उसके लिए उसकी आत्मा के गुण हैं उसी के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार अपने अपने कार्य को विशेषीकरण करना ही न्याय की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो 4-5 विशेषताएं आपने पढ़ी। ठीक है, अब प्लेटो का शिष्य हुआ एक, उसी के काल में यूनान में एक और विद्वान हुआ था, वो था अरस्तु। ठीक है, तो उन्हीं का शिष्य था ये। और अरस्तु जो है, अरस्तु ने न्याय सिद्धांत अलग दिया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड में अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अरस्तु का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की तरह दूसरे विद्वान हुए अरस्तु। ठीक है, अब अरस्तु के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 रूप होते हैं। अरस्तु न्याय के 2 रूप मानता है। न्याय के 2 रूप मानता है। कौन कौन से न्याय? वो जो 3 मानता है वो ये 2 मानता है। न्याय तो वही 2 मानता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। और ये भी अरस्तु भी 2 मानता है, 2 रूप मानता है। एक को वो नाम देता है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। और दूसरे को वो कहता है सुधारात्मक न्याय। ठीक है, तो अरस्तु न्याय के कितने रूप मानता है? न्याय के 2 रूप मानता है। कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, और सुधारात्मक न्याय। ठीक है, तो अब वो भी 2 मानता है, लेकिन वो व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय मानता है, और ये मानता है वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं, तो न्याय के 2 रूप है। पहली विशेषता ये होगी अरस्तु के अनुसार न्याय के 2 रूप होते हैं। नंबर 2, अब इसका अर्थ क्या होता है? वितरणात्मक न्याय, अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या है? वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या है? अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का मतलब है कि जो जिसके लायक है उसे वो प्राप्त हो। वितरणात्मक न्याय मतलब जो जिसके योग्य हैं उसको वह उचित रूप में मिल जाए। ठीक है, तो ये वितरणात्मक न्याय है। इसका मतलब क्या होगा कि एक अध्यापक व्यक्ति जो है डॉक्टर बनना चाहता है और वो सारी योग्यताएं रखता है और अच्छी मेहनत भी करता है, तो अगर उसे डॉक्टर बनने से अगर रोका जाए तो हम ये कहेंगे कि वहाँ अन्याय होगा। जो जिसके लायक है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, किसी ने अपराध किया है, चोरी की है, तो चोरी करने का अपराध सज़ा है, मिलनी चाहिए उसे, तो उसको सज़ा अगर होती है क्योंकि वो अपराधी है, तो जो जिसके लायक है उसको वो प्राप्त हो जाना ही वितरणात्मक न्याय है। तो अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति व संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति यानी पावर्स, शक्ति व संरक्षण का वितरण, शक्ति व संरक्षण का वितरण कैसा होना चाहिए? उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। उसकी योग्यता और क्षमता, योग्यता व योगदान के अनुरूप होना, योग्यता व योगदान के अनुरूप होना आवश्यक है। इसी को वितरणात्मक न्याय का है। तो मैंने बात कर दी ना, बता दी ना कि जिस व्यक्ति को जो जिसके लायक है वो उसको वैसा ही प्राप्त होना चाहिए, यही न्याय है। वितरणात्मक न्याय का मतलब वितरण इस प्रकार हो कि जो जिसके लायक है वो उसको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति कम मेहनत करता है तो उसको उसके अनुसार प्राप्त होगा, जो अधिक मेहनत करता है उसको उसके अनुसार प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति को उसका उसी जो पद, जिस पद के वो लायक है
वो पद उससे प्राप्त होना ही न्याय है। अगर उसे ऐसा करने से रोका जाता है, ठीक है, अगर कोई बाधा आती है तो वो अन्याय है। ठीक है, तो वितरणात्मक न्याय का मतलब यही हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति और संरक्षण का जो वितरण है उसको उसके अनुसार, योग्यता के अनुसार प्राप्त होना या योग्यता के अनुरूप मिलना ही न्याय है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति और संरक्षण का वितरण उसकी योग्यता और योगदान के अनुरूप होना ही न्याय है, अर्थात जो जिसके लायक है उसे वो प्राप्त हो जाए, ये न्याय। वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या है, जो जिसके लायक है, जो जिसके लायक है। अगर आपने अपराध किया तो आपको सज़ा होनी चाहिए, आपने मेहनत की है, किसी पद को प्राप्त करने की लालसा है आप में और आपने उसके अनुसार योग्यता है और आपने उतनी मेहनत भी की है तो आपको वो प्राप्त होना चाहिए। अगर वो उससे प्राप्त करने से रोका जाए, किसी भी तरह की बाध्यता राज्य के द्वारा पहुंचाई जाए, तो ये अन्याय की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इससे अब इसमें क्या कह रहा है, वितरणात्मक न्याय में प्लेटो कहता है आनुपातिक न्याय प्राप्त होना चाहिए। अब आनुपातिक न्याय क्या है अभी, आनुपातिक न्याय मतलब जो जिस अनुपात में है, जिसके जिस अनुपात में मेहनत है उसको उसे अनुसार प्राप्त होना चाहिए, यानी लाभ का वितरण उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो अरस्तु आनुपातिक समानता का पक्षधर है। आनुपातिक समानता, इसका मतलब क्या कहता है कि जो जिस अनुपात में मेहनत करता है उसे उसी अनुपात में फल प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मैं कोई मेहनत ही नहीं करूँ और मैं देखूँ यार मुझे उच्च पद पर प्राप्ति हो जाए, मैं IAS बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, जबकि आपने डॉक्टर इंजीनियर बनने की मेहनत ही नहीं की है। ठीक है, तो वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या हो गया, आनुपातिक समानता। प्लेटो आनुपातिक समानता का अरस्तु आनुपातिक समानता का पक्षधर है कि अरस्तु आनुपातिक समानता को मानता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार लाभ व उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। तो लाभ का वितरण जो होना चाहिए वो किस अनुसार होना चाहिए, लाभ का वितरण व्यक्ति का उसकी क्षमता और उसका उत्तरदायित्व, क्षमता और उसके सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। तो लाभ का वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव नाव का जस्टिस का मतलब ये हो गया वितरणात्मक, यानी वितरण उसी के अनुसार होना चाहिए। एक गरीब है तो गरीब क्यों है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। अगर उस जिसने मेहनत की है उस पद को प्राप्त करने के लिए तो उसको उतना प्राप्त होना चाहिए, इसी को अरस्तु ने न्याय कहा है। तो अरस्तु के अनुसार न्याय, वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या होगा कि उसी के अनुरूप उसे प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर आती है आपके तीसरे, जो दूसरे है आपके सुधारात्मक न्याय। ये शब्द क्या है, दूसरे प्रकार का जो न्याय अरस्तु ने बताया वो है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय किसे कहा है अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय का तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों को अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा छीने जाने पर रोक लगाता है। यानी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को छीने जाने पर रोक, अन्य व्यक्ति के अधिकारों को छीने जाने पर रोक। यदि आप दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हो, दूसरे के कार्यों में बाधा डालते हो, ठीक है, दूसरे की संपत्ति छीनते हो, तो आपको उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही उसने सुधारात्मक न्याय है। ठीक है, तो जो नागरिक के अधिकारों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा छीने जाने पर रोक लगाता है, ठीक है, अर्थात जो आपको जिस अनुपात में प्राप्त हो गया, यहाँ पर तो आप जिसके लायक हो वहाँ वितरणात्मक न्याय में वो मिल गया। अब सुधारात्मक न्याय में क्या हो गया, अगर दूसरा व्यक्ति उसको छीनने की कोशिश करता है तो वो उतनी सजा पाने का अधिकारी है। तो सुधारात्मक न्याय का मतलब हो गया ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा छीने जाने पर रोक लगाता है, यानी सुधार लाता है। हम देखते हैं कि कोई किसी की संपत्ति छीनता है और उसको सज़ा होती है, किसी की हत्या करता है तो सज़ा होती है। क्यों होती? क्योंकि आपने किसी दूसरे की चीज़ों को छीनने की कोशिश की,
दूसरे के पद को प्राप्त करने की कोशिश की, आप उसके लायक ही नहीं थे और आपको ने अगर वो किया तो आपको जो है सज़ा प्राप्त होगी। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं कि यदि उसे छीने अन्य व्यक्तियों के द्वारा छीने जाने को जो है अगर कोशिश की जाती है तो उसके उस अनुसार सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य का ये दायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति और उसकी समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करे। तो ये सुधारात्मक न्याय के तो ये काम किसको सौंपता है? वो ये काम राज्य को सौंपता है। सुधारात्मक न्याय का जो है कार्य किसको सौंपता है अरस्तु? सुधारात्मक न्याय का कार्य अरस्तु सौंपता है राज्य को। अर्थात राज्य का ये दायित्व है, अरस्तु के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, उसकी संपत्ति की रक्षा करे, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करे, क्योंकि वो संपत्ति उसने मेहनत से पाई है, तो कोई किसी दूसरे को छीनने का अधिकार नहीं है। तो एक तो व्यक्ति को जीवन की रक्षा करे, यानी इसको अगर किसी का कोई मर्डर करता है तो उसको सज़ा इसलिए होती है क्योंकि उसे जीने का अधिकार है और दूसरा व्यक्ति इस अधिकार को छीन नहीं सकता। संपत्ति की रक्षा करे, जो संपत्ति उसने मेहनत से प्राप्त की है उसकी वो रक्षा करे, ठीक है, और उसके समान सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे, उसके सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। ठीक है, इसे ही वितरणात्मक न्याय कहा है। अतः वितरणात्मक न्याय का मतलब क्या हो गया? जो प्राप्त किया है और उसके द्वारा की गई रक्षा ही सुधारात्मक न्याय, यानी जो आपने वितरणात्मक न्याय से प्राप्त किया है उसकी रक्षा ही सुधारात्मक न्याय। मतलब यहाँ तो आपने मेहनत से प्राप्त कर लिया, आप उसके लायक हो। इस वितरणात्मक न्याय में यही तो कहा ना, जो जिसके लायक है उसको वो प्राप्त होना चाहिए। और अगर आपने प्राप्त कर लिया तो प्राप्त योग्यता के अनुसार प्राप्त करना और प्राप्त जो आपने प्राप्त किया उसकी रक्षा होना, ये सुधारात्मक न्याय। ठीक है, अतः वितरणात्मक न्याय से जो मनुष्य ने प्राप्त किया है उसकी राज्य द्वारा की गई रक्षा ही सुधारात्मक। ये काम किसको सौंपता है सुधारात्मक न्याय का? वो राज्य को सौंपता है। यानी जिस व्यक्ति ने जो भी संपत्ति प्राप्त की है वो अपनी योग्यता से प्राप्त की है, और अगर वो कोई दूसरा उसको छीनने की कोशिश करता है तो अरस्तु उसे अन्याय मानता है। और ये दायित्व किसको सौंपता है? राज्य को सौंपता है कि राज्य क्या दायित्व क्या है? व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर खुद का अधिकार होता है, किसी दूसरे व्यक्ति को छीनने का अधिकार नहीं है। उसकी संपत्ति की रक्षा करे, क्योंकि वितरणात्मक न्याय में उसने अपनी योग्यता से वो संपत्ति प्राप्त की। और उसकी सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करें, उसके सम्मान और स्वतंत्रता को कोई दूसरा नहीं छीने। तो इसी को अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय कहा है। तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वितरणात्मक न्याय से जो मनुष्य ने प्राप्त किया है उसकी राज्य द्वारा की गई रक्षा ही सुधारात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। यानी वो कार्य जो इसने किया है यहाँ तो वो प्राप्त करेगा अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, ठीक है, और यहाँ पे प्राप्त करने के बाद क्या हो सकता है कोई छीन ले उसको। भाई प्राचीन समय में जो हम जब राजाओं का शासन नहीं था तो क्या होता था? जंगल राज था, ताकतवर कमज़ोर पर शासन करता था, ताकतवर कमज़ोर को मार के खा जाता था, ताकतवर कमज़ोर पर अपना राज चलाता था, ठीक है। तो फिर उसी समय कहते थे अन्याय होता था। लेकिन जब राजाओं का काल आया, राजतंत्र आया, तो ये जो जिसने अपनी योग्यता से जो प्राप्त कर लिया है उसको रक्षित करने का कार्य राज्य को सौंपा है अरस्तु ने, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों न्याय एक दूसरे के अनुरूपी हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। तो इस तरह हमने आज की क्लास में प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था, उसके हमने 4 विशेषताएं पढ़ी थी, और उसके बाद हमने अरस्तु का न्याय सिद्धांत पढ़ा था। अरस्तु के न्याय सिद्धांत की 3 विशेषताएं, चौथी विशेषता ये है सुधारात्मक न्याय, ठीक है। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। कल हम जो है और पढ़ेंगे कि भाई इसके बाद न्याय की जो है मध्यकाल में न्याय की क्या अवधारणा आई, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।